तो चलिए बच्चों, अपन पिछली क्लास के आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा याद कीजिए, पिछली क्लास में मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट में स्टार्ट किया था डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप लोगों को समझाया था व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, द प्रोसेस और मेथड in which the physical quantities are expressed in terms of fundamental quantities with powers, then the process is called dimensional analysis. ऐसी मेथड जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज पर पावर लगाकर एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी मेथड को अपन बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब बच्चों, मैंने समझाया था कि कोई एक्स फिजिकल क्वांटिटी है और यदि अपन इस तरीके से ये लिख रहे हैं तो इसमें ये जो राइट हैंड साइड पर पूरा लिखा है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? एक्स का। अब मास के ऊपर जो पावर लगी है वो कहलाती है डायमेंशन, मास की डायमेंशन। बी कहलाएगी लेंथ की डायमेंशन और सी कहलाएगी टाइम की डायमेंशन। तो ए बी सी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज ए डायमेंशन ऑफ मास, व्हाट इज बी डायमेंशन ऑफ लेंथ, व्हाट इज सी डायमेंशन ऑफ टाइम। But this right hand side is completely called dimensional formula of x. लेकिन जब आप दोनों लिखते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो दिस इज व्हाट डायमेंशनल इक्वेशन। फिर बच्चों, इसके बाद मैंने ये बताया था आपको, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के नेम लिखे थे, डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करना सिखाया था। तो मैंने बताया था कि ये दो चीज तो मैं बताऊंगा, तीसरा काम आप लोग कर सकते हो। अभी जो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी लिखी है उनके बारे में तो आप जानते हो, रिलेशन जानते हो, लेकिन आगे चल के बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी जिनके भी आप फॉर्मूले नहीं जानते हो, रिलेशन नहीं जानते हो। लेकिन जैसे जैसे 11th का सिलेबस पढ़ोगे तो फिर आपको वो फॉर्मूले भी पता चलेंगे। पर अभी बिगिनिंग में तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो मैंने एरिया का आपको रिलेशन बताया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम के लिए बताया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पर बच्चों, ब्रेड्थ भी तो लेंथ के फॉर्म में ही मेजर करते हैं। तो मतलब आप L इंटू एल लिखोगे तो ये जाएगा L स्क्वायर। अब आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर पावर लगाकर। फंडामेंटल क्वांटिटी कम से कम मिनिमम 3 होनी चाहिए, मास, लेंथ और टाइम। पर इसके अलावा भी यदि और कोई फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, कोई फिजिकल क्वांटिटी और किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड, क्योंकि आपने तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी देख ली है? 7 देख ली है। एसआई सिस्टम पढ़ा है आपने? तो उस एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी मास भी थी, लेंथ भी थी, टाइम भी था, टेम्परेचर भी था, करेंट भी था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम के अलावा और किसी पर डिपेंड कर रही है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला उसके फॉर्म में भी बता सकते हो। जैसे करंट पर डिपेंड कर रही है तो mLT तो आएगा, फिर A भी आ जाएगा, एम्पियर भी आ जाएगा। यदि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है तो फिर केल्विन, K ना लेकर केस भी लेते हो, थीटा भी लेते हैं, तो उस फॉर्म में भी आ सकता है। पर मिनिमम आपको mLT तो लिखना है। अब एरिया जो था वो केवल L स्क्वायर, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टाइम पे भी नहीं कर रहा है, पर आपको फिर भी शो करना है मिनिमम mLT के फॉर्म में। तो क्या करो, मास के ऊपर पावर 0 लगा दो, L स्क्वायर T टू द पावर 0। तो उससे क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? L स्क्वायर। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं समझा आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर एरिया यदि L स्क्वायर आया है तो उसको हम m0 L स्क्वायर T0 कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि वो शायद सोच रहे हैं कि m टू द पावर 0 मतलब तो 0 होता है, तो 0 इंटू L स्क्वायर इंटू 0 तब 0। ये सोच रहे हो क्या? मुझे ये बताओ कि 5 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। 9 टू द पावर 0 ये भी 1। 1000 टू द पावर 0 ये भी 1। अच्छा, 5 टू द पावर 1
5, 5 to the power 1 5, 5 1 times, 5 to the power 2 5 into 5, 5 to the power 3 125 है, मतलब यहाँ पर 5 टू द पावर 1 5 वन टाइम, 5 टू द पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 दो बार तो 25, 5 टू द पावर 3 टाइम्स तो 5 इंटू 5 125। तो ये 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ 5 एक बार में मुझे समझ में आ गया, 5 टू द पावर 2 तो 5 दो बार गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, मुझे समझ में आ रहा है। 5 टू द पावर 3 तीन बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 120, ये भी आ गया मुझे से। ये कैसे आया? यही कहानी फंसती है कुछ लोगों में। कुछ लोग तो बोलते हैं 0, सर 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0, और हो सकता है इसलिए उनको कन्फ्यूजन। नहीं भैया, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे देखो 5/5 करोगे तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और इसी 5/5 को बाय लॉ ऑफ इंडाइजेस, क्योंकि आपको मालूम है x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? x टू द पावर m माइनस n। तो जब हम डिवाइड करें और यदि बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ 5/5 है तो 5 टू द पावर 1 माइनस 1, मतलब अब 5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 टू द पावर 0, ये 2 हो गया। बाय 1 and 2, जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1। ऐसे हर नंबर में प्रूफ होता है। इसलिए कभी भी किसी भी नंबर की पावर यदि 0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि ये जो मास है उसके ऊपर हमने 0 लगा दिया है, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू केवल क्या हो रहा है? एल स्क्वायर। लेकिन हमको शो किसके फॉर्म में करना है? एबिलिटी के फॉर्म में। तो हमने m के ऊपर पावर 0 कर दी, t के पावर 0। अब इसकी 1 हो गई वैल्यू, ये एल स्क्वायर, ये 1। तो कुल मिलाकर एल स्क्वायर को ही तो लिखा है हमने ऐसे। तो जब यहाँ पर मास नहीं हो तो मास की पावर 0 कर दो, टाइम नहीं है तो टाइम की पावर 0 कर दो। इसलिए ऐसा किया था। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। यदि यहाँ पर कंफ्यूजन है तो मैंने आपको अलग से क्लियर किया, मतलब आप मेरी बात समझ गए कि यहाँ पर एरिया यदि एल स्क्वायर है तो उसको कैसा लिख सकते हैं? m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब l इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे? m0 एल क्यूब t0। फिर डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन एल क्यूब। तो ये जाएगा m l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। टाइम नहीं है, टाइम की पावर 0। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आपको पता तो इस बेसिस पे यूनिट भी बता सकते हो। जैसे मान लो एसआई सिस्टम में यूनिट बताना है तो एरिया की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो क्या यूनिट हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगी? kg मीटर टू द पावर -3, मतलब kg पर मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूलों का ये अपने को यूज है कि इसकी हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या पता कर सकते हैं? यूनिट्स। क्या पता कर सकते हैं? यूनिट। फोर्थ, स्पीड। स्पीड का रिलेशन क्या बताया था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को कैसा मेजर करो? किस फॉर्म में मेजर करोगे? लेंथ के फॉर्म में। टाइम के लिए t, तो क्या जाएगा? m0 lt -1। t न्यूमरेटर में जाएगा तो t -1। फिर देखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने ऊपर निकाला है, वहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। कितना निकाला था? lt -1, तो lt -1 लिख दिया अपॉन t। टाइम है ना ये, तो जब ये टाइम को ऊपर ले जाओगे तो क्या जाएगा? m0 lt -2। तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये आएगा। फिर फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m और एक्सेलरेशन ऊपर निकाला है lt -2, तो m इंटू lt -2 मतलब क्या हो गया? m lt -2। मतलब अब मास की डायमेंशन कितनी हुई? 1, लेंथ की डायमेंशन 1 और टाइम की डायमेंशन -2। नेक्स्ट इसके बाद वर्क। फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स अपन ने ऊपर निकाला है
mlt माइनस 2, और डिस्टेंस किस में मेजर करोगे, लेंथ के फॉर्म में, तो इनटू एल, तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। अब जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसको ओपन करते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंगल क्या बताया था हमने, आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों आर्क किसके फॉर्म में मेजर करते हैं, लेंथ के फॉर्म में, और रेडियस कैसे मेजर करते हैं, लेंथ के फॉर्म में। तो इसलिए इसका रिलेशन क्या आएगा, एल अपॉन एल, तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। तो ना तो अब मास है, ना लेंथ है, और ना टाइम है। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। इसका मतलब है जो एंगल है उसमें ना तो मास की डायमेंशन है, ना लेंथ की डायमेंशन, और टाइम की। तो मतलब कैसी क्वांटिटी हुई, डायमेंशन लेस। फिर नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, एंगल के। एंगल खुद कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम, m0 l0 t0। इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खुद भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। फिर एंगुलर वेलोसिटी देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन ने ऊपर निकाला तो क्या लिखोगे, m0 l0 t0 अपॉन t, तो कितना हो जाएगा, m0 l0 t माइनस 1। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को मिला, m0 l0 t माइनस 1। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी कुछ मत मिलाओ, अब आप लोग केवल देखो यहाँ पर बोर्ड पर, फिर बाद में मिला लेना। एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी ये निकाला है आपने, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, m0 l0 t माइनस 1 अपॉन t, तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t माइनस 2। फिर टाइम पीरियड, टाइम के लिए तो t लिखोगे तो जाएगा m0 l0 t टू द पावर 1। फिर फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, तो जाएगा m0 l0 t माइनस 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा m0 l0 t माइनस 1। फिर देखो बच्चों एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क का अपन ने पीछे निकाला है, वर्क का ml स्क्वायर t माइनस 2। ये देखो वर्क का ये निकाला है ml स्क्वायर t माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्टेंस करके। इसलिए एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो वर्क का, m l स्क्वायर t माइनस 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। फिर नेक्स्ट देखो इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का कितना होता है, mlt माइनस, अभी जब तक नहीं याद हुआ ना तब तक आप लोग बार बार पीछे देख सकते हो। तो जैसे फोर्स का था तो देखो फोर्स का ये है, फोर्स का mlt माइनस 2, तो वैसे ही आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, m l t माइनस 2 इंटू टाइम के लिए t, तो क्या हो जाएगा m l t माइनस 1, है ना भाई। ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, माइनस 2 और इसकी पावर कितनी, 1, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1। तो इस तरीके से अपन इम्पल्स। फिर नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद मैंने आपको बताया था, तो बच्चों ये अपन ने इम्पल्स तक देखा था। मेरे पास यहाँ क्लास में भी कुछ बच्चे बैठे हैं तो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये सब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या। अभी तो फिलहाल बच्चों याद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी केवल आपको क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते बनना चाहिए, वो चीज़ सीख रहे हो। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर अपन आगे के पढ़ते जाएंगे तो ये सब क्वांटिटीज़ जो है आपके पास कॉन्टेक्ट में आएंगी, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो ऑटोमेटिक इनके फॉर्मूले याद हो जाते हैं। और एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया तो फिर तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, जो अपन हर चैप्टर में सीखते जाते हैं। तो मैं तो नहीं बोलूँगा आपको कुछ भी अभी फ़िलहाल याद करने की, हाँ, लेकिन अभी कैलकुलेशन करना ज़रूर आप देखो। और भले ही मैं करवा रहा हूँ, लेकिन जो लोग वीडियो से भी पढ़ रहे हैं उनको रफ कॉपी में ही करके देखना चाहिए। तो चलिए बच्चों,
मैंने आपको 16 तक 15 तक करवाया था अभी। अब 16 पर है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में अपने को एक चैप्टर है मोशन इन प्लेन, मतलब उसमें सर्कुलर मोशन आएगा। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती तो उस पर एक फोर्स लगता है टूवर्ड सेंटर, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन चैप्टर में, इसलिए अभी आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपको तो केवल क्या करना है, जितने लिखे बस उसके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सीखो अभी। तो यदि आप प्रेजेंट का सुधारोगे तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास। अच्छा ना, आपको फॉर्मूले नहीं याद करना है, ठीक है, और अभी अपन इसके यूज़ भी देखने वाले हैं। तो जब उसके यूज़ देखेंगे तो उस वक्त डायमेंशनल फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आप ये जो टेबल है उसको बार बार देख सकते हो, क्योंकि रटेंगे नहीं ना अभी फॉर्मूले, तो क्वेश्चन करने के लिए बार बार आप फॉर्मूले देख सकते हैं। फिर जब एक चैप्टर ये हो जाएगा तो उसका जब हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये सब क्वांटिटीज़ के अपन को फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो मास के लिए बच्चों m लेना है, वेलोसिटी आपने निकाला था LT-1, स्क्वायर लगा दो ऊपर, और अपॉन रेडियस, तो रेडियस को आप लेंथ में मेजर करोगे। वेलोसिटी जो था उसका आपने LT-1 निकाला था बच्चों, वहां से आप देख सकते हो यदि आपको याद नहीं तो। ये वेलोसिटी LT-1, तो अपन ये 4th नंबर पर था, वहां से देख के यदि याद हो जाए तो अच्छी बात है, पर तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। पर जब तक याद नहीं हो रहा तो वहां से देख लो। 4th नंबर पर वेलोसिटी अपन ने देखा था LT-1, उसकी वैल्यू रख दी, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया अपन ने, और इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्लियर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ml स्क्वायर T-2 अपॉन L, एक एक L क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, mLT-2, राइट। फिर देखो मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए m और वेलोसिटी LT-1, अभी अपन ने यहां भी रखा है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, mLT-1। फिर देखो काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब ये जो हाफ है इसको आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि मैंने क्या सिखाया आपको। तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले जब अपन बताते तो किस पर डिपेंड करती, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर ना, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई रोल नहीं है। तो हाफ को क्या करोगे आप, नेग्लेक्ट कर दो। अब ये मास की जगह क्या आएगा, m, और वेलोसिटी क्या बताया बच्चों, LT-1। अब तो बार बार बोलते बोलते रट जाएगा, LT-1 स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, mL स्क्वायर T-2। वैसे मैं बता दूं, एनर्जी कोई भी टाइप की हो, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हमेशा सेम आएंगे। फिर नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन का आपने पहले निकाला वेलोसिटी अपॉन टाइम के बेसिस पर। वेलोसिटी क्या था, LT-1 अपॉन T, तो LT-2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, बोलो, m0 LT-2, तो m0 LT-2। यदि मान लीजिए सपोज आपको फिर भी चेक करना है तो आप कर सकते हो। ये देखो एक्सेलरेशन m0 LT-2, ठीक है। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल स्मॉल g है, तो mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो मास के लिए क्या लोगे, m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऊपर निकाला तो वहां से लिख दो LT-2। हाइट को कैसा मेजर करोगे, लेंथ के फॉर्म में, तो L। तो क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर T-2। तो अभी देखो आपने यहाँ पर निकाला था काइनेटिक एनर्जी का भी, वो भी mL स्क्वायर T-2। पोटेंशियल एनर्जी का निकाला, वो भी कितना है, mL स्क्वायर।
एनर्जी कोई भी सी हो, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे रहते हैं, सेम। फिर पावर, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क बच्चों आपने निकाला था ml² t-2 और डिवाइडेड बाय टाइम है तो t। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो पीछे देख सकते हो। वर्क वैसे मैंने बताया था फोर्स इंटू डिस्टेंस करके, तो यदि आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हो। एनर्जी ml² t-2 14 नंबर पर था, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क का क्या हो जाएगा, ml² t-2 अपॉन t। तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर ml² t-3। फिर नेक्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या होता है mlt-2 mlt-2 और लेंथ के लिए l। आप बोलोगे सर फोर्स अभी याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पीछे देख लो। फोर्स mlt, मुझे तो बोलते बोलते याद हो गया और आपको भी याद हो जाएगा। फोर्स का mlt-2, तो यहाँ से देखा अपन ने और यहाँ पर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो LL क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया, m L0 t-2, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की में आपने लिखा लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, और लीनियर मोमेंटम आपने निकाला था पहले मास इनटू वेलोसिटी करके। तो क्या था mlt-1 मास, वेलोसिटी का lt-1। तो लीनियर मोमेंटम का क्या था mlt-1 इनटू रेडियस मतलब l। भाई लीनियर मोमेंटम में बोल रहा हूँ मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो याद हो गया lt-1 है ना। अब याद करना पड़ेगा भाई, थोड़ा थोड़ा याद करना स्टार्ट करो। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वेलोसिटी अभी कितनी जगह यूज हुआ, तो वेलोसिटी का आपको याद हो गया होगा। वेलोसिटी ये lt-1। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कहाँ पर यह है लीनियर मोमेंटम, कौन से नंबर पर, ये 17 नंबर पर mlt-1। तो वो यहाँ से देख के अपन लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको एंगुलर मोमेंटम का क्या मिल गया, ml² t-1। बच्चों भले ही अभी मैं करवा रहा हूँ पर एक बार तुम लोग को खुद करना चाहिए, रफ कॉपी में फिर से करके देखो, मेरे साथ मेहनत करो। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का बोलो mlt-2, डिस्टेंस हो गया l, और इसलिए आ जाएगा ml² t-2। ये फोर्स जो है वो भी हमने देखा है 6 या 7 नंबर पर, वहां मिल जाएगा mlt-2 इंटू l। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट करते हैं मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास के लिए m और डिस्टेंस स्क्वायर मतलब l²। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा फिर ml² t⁻0। फिर नेक्स्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा²। ये W नहीं है बच्चों, ओमेगा बोलते हैं इसको, ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब ग्रीक लेटर है। फिजिक्स में धीरे धीरे सीखोगे तुम लोग। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ को निगलेक्ट कर दो। अब I इंटू ओमेगा², I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो आपने ऊपर निकाला है ml², और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। मैंने जब आपको शुरू में बताया था तो देखो उसका सिंबल भी वहां पर बताया था एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ये देखो एंगुलर वेलोसिटी t-1 m0 l0 t-1। तो यहां से देख के आप रख सकते हो, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर इसका, ये हो जाएगा m0 l0 t-1 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, तो ये तो 1 लिखा है, ये भी 1 लिखा है, और ये हो जाएगा t-2, तो ml² t-2। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स मतलब
एम एल टी माइनस, अरे वाह याद हो गया। डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो एल स्क्वायर और नीचे मास स्क्वायर तो एम स्क्वायर। एक एम क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आएगा, एम माइनस वन एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब टी माइनस टू, है ना। फिर नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स अपॉन मास। फोर्स का बोलो एम एल टी माइनस टू, मास के लिए एम, एम एम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एम जीरो एल टी माइनस टू, है ना। नेक्स्ट बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क अपॉन मास। वर्क का आप देखिए 7वें 8वें नंबर पर, 7th या 8th नंबर पर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम, एम एम कैंसिल, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को भी लेंथ के फॉर्म में मेजर करोगे ना। कोई वायर है, उसकी इनिशियल लेंथ 2 मीटर है, उसको पकड़कर आपने खींच दिया, स्ट्रेच किया, न्यू लेंथ तो गई 5 मीटर। आपसे पूछा जाए बताओ चेंज इन लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। तो चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या यूज की आपने, मीटर, 3 मीटर बोला ना, यूनिट वही यूज की जो लेंथ की है। इसलिए चेंज इन लेंथ के लिए क्या आएगा, एल, और ओरिजिनल लेंथ के लिए भी एल। एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर जाएगा 1, तो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। नेक्स्ट, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बोलो बच्चों एम एल टी माइनस, अब तो रट गया होगा, इतने बार यूज हो रहा है, 6 नंबर पर है, और नहीं तो नहीं याद हुआ तो वहां से देख लो। एरिया बोलो एल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर पर है, एल एल कैंसिल, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपन ने ऊपर निकाला है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेन बोलो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो स्ट्रेस का, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर बच्चों प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बताओ एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल, तो क्या आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स बोलो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, ये एल क्या हो गया, कैंसिल, तो जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स अपॉन रेडियस इनटू, ये अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब आएगा। फोर्स बताओ एम एल टी माइनस टू अपॉन रेडियस लेंथ वेलोसिटी एल टी माइनस वन। करते करते याद हो जाएगा, आप मेहनत करोगे तो आप लोगों को रट जाएगा। देखो फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, जिसको याद नहीं हो वो 6 नंबर पर देखें, फोर्स मिल जाएगा। और 4th या 5th नंबर पर वेलोसिटी मिलेगा एल टी माइनस वन। मुझे तो याद हो गया तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पर जिनको याद नहीं है वो देख सकते हो। कुल मिलाकर क्या हुआ, एक एक एल क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बना फिर एम एल माइनस वन टी माइनस वन, क्योंकि ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन। फिर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, चेंज इन लेंथ एल, ओरिजिनल लेंथ एल, टेम्परेचर के, टेम्परेचर और केल्विन के से भी करते हैं और थीटा भी यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल एल एल कैंसिल हो गया, के माइनस वन मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो के माइनस वन।
मतलब एक और फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो गई यहाँ पर। मास लेंथ टाइम यूज नहीं हुई, परंतु क्या यूज हो गई, केल्विन। फिर हीट का क्या लिखा आपने, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी का वही होता है जो वर्क का होता है, ml² T-2। हाँ तो सही बोल रही हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, mlt-2 इंटू एल, सही बोल रही हो, ml² T-2। सॉल्व करने से यही आएगा, ml² T-2। फिर नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, हीट अपॉन मास इंटू टेम्परेचर। तो हीट का आपने ऊपर निकाला है ml² T-2, और मास के लिए m और टेम्परेचर के लिए k। तो mm क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, m0 L² T-2 K-1। उसके बाद हीट कैपेसिटी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो मास के लिए m और स्पेसिफिक हीट बोलो, स्पेसिफिक हीट ये निकाला था अपन ने। हाँ, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा लेटेंट हीट छूट गया, ओहो चलो ठीक है। तो लेटेंट हीट बताओ क्या लिखा, हीट अपन मास, और हीट क्या लिखा अपन ने, ml² T-2 अपॉन m। mm क्या हो गया, कैंसिल, m0 L² T-2। फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला, मास इंटू स्पेसिफिक हीट था, m और स्पेसिफिक हीट अपन ने ये निकाली है, m0 L² T-2 K-1। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, m L² T-2 K-1। प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का बोलो, ml² T-2, और फ्रीक्वेंसी T-1। फ्रीक्वेंसी का बताया था ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड। कौन से नंबर पे बताया था, 13 पर, है ना। तो इसको T-1 ऊपर जाएगा तो +1, तो क्या जाएगा, m L² T-1। ठीक है बच्चों, वैसे तो मैं भी और भी निकलवा सकता हूँ, बहुत सारे और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि 11th के बच्चे डर जाएं और डर के फिर पढ़ने ही छोड़ दें। उससे क्या है, और नुकसान हो जाएगा भाई, स्टूडेंट का भी और हम लोगों का भी। तो बच्चों, जितने आपको मैंने करवाए हैं वो आप लोग रफ कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए और मिलाइए। समझ में आ गया सब लोगों को? अच्छा जो आओ मेरे पास पढ़ रहे हैं वही बता सकते हैं, वीडियो वाले बच्चे भी बता सकते हैं, है ना भाई। वो कमेंट बॉक्स में जाके बता दें कि हाँ सर समझ में आ गया, और क्या, वहाँ से बता तो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बता सकते। तो बच्चों एंजॉय करो, फिर इसके बाद अपन इसके बाद देखेंगे इसके यूजेस, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।